click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. Hello friends, welcome to Subconscious Astrology YouTube channel once again. दोस्तों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। यूजुअली जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं और बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा इंजीनियरिंग करे या कॉमर्स करे या किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाए एज पर देयर पेरेंट चॉइस, वो उसको डाल भी देते हैं, बट आगे जाकर बच्चा उस फील्ड में परफॉर्म नहीं कर पाता है। समहाउ उसका मोरल भी डाउन होता है और उसकी टाइम की वेस्टेज भी होती है। तो आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक यही है कि अगर कुंडली में हॉरोस्कोप में ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से अगर हम पहले ही गाइडेंस मिल जाए कि बच्चा इस स्पेसिफिक फील्ड में अच्छा काम करेगा या उसकी प्रोग्रेस अच्छी होगी, तो पहले से ही उसके लिए गाइडेंस मिल जाए, दैट विल बी बेस्ट फॉर हिम। तो पेरेंट्स भी उसी हिसाब से उसको एक स्ट्रीम चूज करवाने में हेल्प कर सकते हैं। तो इसी सब्जेक्ट के लिए डिस्कशन के लिए विस्तार से डिटेल में डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर आचार्य निमि अरोड़ा जी उपस्थित हुई हैं। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए मैं उनको हैंड ओवर करूंगा। निमि जी, थैंक यू वंस अगेन। नमस्कार जी। नमस्कार मोहित जी। हाँ जी निमि जी, आज जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज पेरेंट्स आर कंसर्न्ड। बिल्कुल, आज का टॉपिक हर माँ बाप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा का अर्थ ही होता है विनम्र होना, नम्रता से पेश आना। और ये आज के कंपटीशन के युग में तो इतनी मारामारी का आलम ये है, आपाधापी इतनी मची हुई है कि शिक्षा और उसका स्वरूप ही बदल गया है जी। आज के बच्चे को शिक्षा के लिए ऐसे तैयारी करनी पड़ती है जैसे कोई युद्ध पर लड़ने जा रहा होता है। मतलब स्कूल के शुरू के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है जी। और शिक्षा लेना हर बच्चे का हक है और शिक्षा देना हर माँ बाप का आवश्यक है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। जी। ये इसलिए भी कि जो बच्चों को अपने अच्छी शिक्षा, जितनी अच्छी शिक्षा दिला पाते हैं, वो अपने गुरुओं के, ऋषियों के ऋण से भी मुक्त होते हैं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि आपको गुरु के ऋण से मुक्त होना है तो आप किसी बच्चे को अच्छी शिक्षा दें। ये उन लोगों के लिए भी एक उपाय है जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं या जिनकी शादी नहीं हुई है, अकेले रहते हैं, लेकिन गुरु के ऋण से कैसे मुक्त हुआ जाए। तो यदि आप किसी बच्चे को शिक्षा देते हैं, किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, अच्छी एजुकेशन दिलवाते हैं, तो आप गुरुओं के ऋण से मुक्त होते हैं। जी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है ज्योतिष के लिहाज से। जी बिल्कुल ठीक बात कही और कई बार क्या होता है कि शिक्षा और आपके काम में बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। बंदा अगर पढ़ाई की होती है एमबीए की और काम कर रहा होता है बिजनेस कुछ और ही काम कर रहा होता है, इंजीनियरिंग करने के बाद भी कहीं और जॉब कर रहा होता है। ये जो तालमेल है उसके लिए भी एजुकेशन देखने के लिए कुंडली को अवश्य दें जी, ताकि वो सही दिशा पकड़ सके। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि आपकी पढ़ाई कुछ और करवाते हैं और आपको काम किसी और से, पैसा किसी और चीज से कमाने को मिलता है। ऐसे बहुत बार होते हैं। जी, तो इन्हीं सब चीजों को हम आज देखेंगे। जी। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ।
शिक्षा किसी भी बच्चे के कैरियर को देखने के लिए या उसका आगे का फ्यूचर देखने के लिए ज्योतिष के द्वारा हम शिक्षा का आकलन जिन आधारभूत तत्वों के आधार पर करते हैं, जिसका अध्ययन करने से हमें पता लगता है, उसमें हम ये 5 चीजें देखेंगे। पहली है शिक्षा से जुड़े भाव, शिक्षा देने वाले ग्रह, शिक्षा से संबंधित वर्ग कुंडली, शिक्षा को विशिष्ट बनाने वाले योग और सही आयु में उचित दशा एवं गोचर यानी ट्रांजिट। इन सब बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, जिसके द्वारा हम शिक्षा से रिलेटेड सभी चीजों का पता करें। जी। कुंडली के दूसरे, चौथे और 5वें भाव का सीधा संबंध शिक्षा से माना जाता है। तीसरा भाव भी हम देख सकते हैं, लेकिन तीसरा भाव आपकी हॉबी को ज्यादा बताता है। तो कई बार हॉबी का संबंध यदि कर्म भाव से जुड़ जाए तो आपकी हॉबी ही आपका प्रोफेशन बन जाती है। जी। ये इसमें पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं होता समटाइम, लेकिन फिर भी वो कमाई कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाया। वो संबंध भी कुंडली में तीसरे भाव से दिखाई देता है। जी। क्योंकि पहला भाव व्यक्ति खुद है, यदि वह भाव बली है तो व्यक्ति अपने आप को किसी भी परिस्थिति के अनुसार ढाल सकता है। पहला भाव बली यानी लगन को लग्नेश देखे तो लगन मजबूत होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी मुसीबत में घबराता नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो उससे निकलने का रास्ता वो निकाल देता है। अब आते हैं दूसरे भाव। दूसरा भाव पारिवारिक संस्कार का भाव है, कुटुंब का भाव। इस भाव में जो भी ग्रह बैठे होते हैं वो हमारे अंदर के गुणों और दुर्गुणों को बताते हैं। हमें जो संस्कारी शिक्षा मिलती है वो दूसरे भाव से मिलती है, जो अपने परिवार में। तो 5 वर्ष की आयु तक जो संस्कार व्यक्ति के जीवन में पड़ जाते हैं, जो घर से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं, वो सारी उम्र उसका असर उसके ऊपर रहता है। कोई भी चीज बच्चा सबसे पहले अपने घर से ही सीखता है। जी। तो घर की शिक्षा, घर का संस्कार वो उसे दूसरे भाव से मिलता है। यहाँ एक चीज थोड़ी सी बताना चाहूंगी कि दूसरे भाव में यदि चंद्रमा हो तो व्यक्ति के संस्कार के ऊपर माता का हाथ ज्यादा रहता है। सूर्य इत्यादि हो तो पिता का, और पापी ग्रह हो तो राशि देखनी चाहिए, उसका स्वामी कौन है उसके द्वारा पता लगता है। जी। क्योंकि पापी ग्रह आपके घरेलू संस्कार में अड़चने डालते हैं, आपको अच्छे संस्कार देने में परेशानियां पैदा करते हैं। जैसे केतु होता है, मंगल होता है, तो ये आपको जो संस्कार मिलता है उसमें आपकी वाणी कर्कश हो गई, झूठ बोलना हो गया। इस तरीके से दूसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं से 75 से 80% लोगों की शिक्षा यहीं से पता चलती है, क्योंकि संस्कार क्या मिले व्यक्ति को, संस्कार कैसे मिले, वो दूसरा भाव सबसे इंपॉर्टेंट है। जी। 20% लोग जिन्हें बचपन में औपचारिक शिक्षा भी नहीं मिल पाती, कई लोगों को स्कूल में नहीं जाने को मिल पाता, लेकिन फिर भी उनका जो जीवन है सफलता के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचता है। इसके लिए मेरे पास एक उदाहरण है श्रीमती इंदिरा गांधी जी का और बिल गेट्स का। ये 2 कुंडलियां सामने हैं आपके। इसमें आप देखेंगे पंचमेश मंगल, 5वें घर की पढ़ाई, मंगल उठ के 2nd हाउस में, यानी इनके लिए बचपन में इन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन इनकी पढ़ाई जो है उसमें पंचमेश का आप देखेंगे परिवर्तन योग है। द्वितीयेश गया पंचम में, पंचमेश द्वितीय भाव में,
यानी घर से संस्कार ही उन्हें राजनीति वाले मिले। जी उनकी पढ़ाई ऐसी हुई कि आगे वो राजनीति में कितना आगे गई ये हम सब जानते हैं। जी यहाँ पे बिल गेट्स की अगर आप देखेंगे तो बिल गेट्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का एक स्वामी है। तो स्कूल छोड़कर ये घर में ही पढ़ने लग गए थे। कौन बैठे हैं यहाँ पे? बृहस्पति, स्वयं पढ़ाई देने वाले, जो चतुर्थेश है। चतुर्थेश घर का भाव है। ये बृहस्पति यानी ये स्कूल टाइम था जो उन्होंने स्कूल छोड़ के घर पे पढ़ना शुरू किया। जी तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कार जो है वो यहीं से इन्हें मिले। अब आते हैं तीसरे भाव पर। तीसरा भाव पढ़ाई के लिए किया गया पराक्रम, परिश्रम है, जहां से बच्चा अपनी पढ़ाई और बुद्धि का विकास किस प्रकार करेगा यह इस भाव में बैठे ग्रह तय करते हैं। और कालपुरुष कुंडली में बुध यहाँ की राशि का स्वामी होता है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में मिथुन राशियां होती है। तो बुध जो बुद्धि से संबंधित है, इसलिए बुद्धि के विकास का भाव हम यहाँ से देखते हैं कि वो अपनी हॉबी की तरफ जा रहा है या पढ़ाई की तरफ उसका ध्यान जा रहा है। जनरली हमने किसी पराशर की बुक में या कहीं भी देखे तीसरे भाव को कंसीडर नहीं किया गया, लेकिन मैंने बहुत कुंडलियों पर देखा है कि तीसरा भाव भी अपना रोल निभाता है। तीसरे भाव में बैठे ग्रह अपना रोल निभाते हैं उसकी 8th 9th की पढ़ाई के बीच में, शुरू की पढ़ाई के बीच में, कि व्यक्ति का झुकाव किस तरफ जाता है। उसमें अड़चने भी देते हैं अगर पाप ग्रह हो तो तीसरे भाव में। जी चतुर्थ भाव हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन जिसे 10+2, तो इस भाव को सुख का स्थान भी कहा जाता है। अगर हम अपने बचपन के दिन याद करें तो शायद जीवन के सबसे अच्छे सुखी दिन स्कूल के थे। स्कूल की मस्ती, कोई चिंता नहीं, कोई लड़ ले कोई भिड़ ले, सबसे ज्यादा मस्ती वाले दिन स्कूल के। बिल्कुल सही। 10+2 की मस्ती, टीचर की डांट खाकर, माँ बाप की डांट खाकर भी, मतलब कोई ऐसी सीमा नहीं जिसमें हमने यहाँ पे कोई रूल ना तोड़ा हो या मार ना खाई हो या डांट ना खाई हो, लेकिन किसी चीज का कोई असर आपके ऊपर नहीं पड़ता। ये वो स्थान है। जी तो स्कूल की पढ़ाई तक का, मौज मस्ती तक का, स्कूल में जिसने भी स्कूल पास करके ग्रेजुएशन के बाद आज की डेट में अगर किसी को पूछो नौकरी के वक्त, तो यही कहेगा स्कूल के दिन सबसे ज्यादा मस्ती भरे थे और स्कूली पढ़ाई आपकी यहाँ तक रहती। सही बात है। आप भी मुझे याद कर रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, आप सही कह रहे हैं। वही ना कोई दिन से चिंता ना कोई तनाव, सबसे बड़े मस्ती के दिन, डांट भी खा लो घर में भी बाहर भी, दूसरे दिन फिर वैसे के वैसे। बिल्कुल सही। तो चतुर्थ भाव से शिक्षा का पता उस सीमा तक चलता है जहां आपको आगे की शिक्षा का चुनाव या चयन करना है, जिसके द्वारा आप कमाई करोगे। एकदम से हायर एजुकेशन के बाद आपके पास ये चॉइस आती है कि अब आपने किस लाइन में जाना है। चौथा भाव मस्ती के साथ साथ, क्योंकि चौथे भाव में बैठे ग्रह आपके कर्म भाव को देखते हैं जी, वो उनको बल देते हैं। इसीलिए इस भाव में बैठे ग्रह आपके काम काज, शिक्षा जो बाद में आपको कमाई देगी उससे रिलेटेड होकर पंचम से भी संबंध रखेंगे, क्योंकि वहीं से शिक्षा का चुनाव होगा। जी ठीक है। चतुर्थ भाव यह मन में चंचलता देता है, यह व्यक्ति के मन का विकास है। इस भाव से संबंध रखने वाले ग्रह व्यक्ति के मानसिक विकास, उसके सोचने की शक्ति पर प्रभाव डालते हैं। चतुर्थ भाव में बैठे व्यक्ति के व्यवसाय या कमाई में सहायक होते हैं, ये अभी आपको मैंने बताया।
ग्रहों के कारकत्वों में भी आजीविका होती है। ये आपको मालूम है कि कोई भी ग्रह कोई ना कोई कार्य जरूर देता है। जी तो जो चौथे भाव में बैठे ग्रह होते हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि आप किस प्रकार के काम करोगे। शुक्र के साथ सूर्य भी हो जाए तो यह बुद्धि जो है वो राजनीति वाली हो जाती है। शुक्र अकेला हो चौथे भाव में तो व्यक्ति की रुचि नृत्य और संगीत में चली जाती है। जी ये चौथे भाव में बैठे ग्रह आपसे ये करवाते हैं। जी इस प्रकार चतुर्थ भाव में उस शिक्षा की नींव पड़ती है जिस पर भविष्य के लिए आजीविका पाने के लिए महल खड़ा होता है। इम्पोर्टेंट सेकंड हाउस संस्कारी शिक्षा, चतुर्थ भाव आगे के लिए आपके कमाई के साधन को तय करने की शिक्षा। आप कितने नंबर लाते हो, कितने परसेंटेज ले आए, कहाँ एडमिशन होगा, क्या करोगे आगे, आपके साइंस में ज्यादा अच्छे हो या मैथ में ज्यादा अच्छे हो, 10+2 ही तय करता है। सही बात है। इसीलिए इस पढ़ाई पे ज्यादा जोर दिया जाता है, इसीलिए इसमें कंपटीशन भी ज्यादा है। राइट। इसीलिए यहाँ से कहते हैं बच्चों को सीरियस हो जाइए अब पढ़ाई के लिए। ठीक है जी। अब आते हैं पंचम भाव। पंचम भाव, इस भाव से हम वह शिक्षा देखेंगे जो हमारी नौकरी के लिए, आजीविका के लिए सहयोगी हो। ऐसी शिक्षा जिसे हम नौकरी या व्यवसाय के लिए उपयोगी मानते हैं। उसमें हम देखेंगे कि शिक्षा के द्वारा जातक आगे अपनी कमाई के माध्यम ढूंढता है। पंचम भाव में बैठा ग्रह और उसकी पढ़ाई, क्योंकि ग्रेजुएशन में आप वही सब्जेक्ट चूज करते हो जिससे रिलेटेड आपको काम करना हो। साइंस लेनी है, मैथ लेना है, इकोनॉमिक्स लेनी है, या आगे जाके उसी से रिलेटेड कुछ बड़ा करके आगे बढ़ना है, एमबीए करनी है, तो हमें यहाँ पे क्या लेना है वो हमें पंचम भाव से देखना पड़ेगा। जी। तो पंचम भाव आपके लिए कमाई के साधन तय करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ एक ज्योतिष बहुत ही अहम भूमिका निभाकर आपको उस विषय को चुनने में मदद कर सकता है कि भविष्य में इसका नौकरी या व्यवसाय किस प्रकार का होगा, ये बच्चा उस लाइन में जाए। जी। ठीक है कि वो कई बार वो होता है ना कि इसके नंबर तो अच्छे हैं, हम इसे साइंस में डालें, इसमें डालें, दोनों में नंबर अच्छे हैं, किसमें डालें? तो आगे उसका जॉब का किससे संबंध बन रहा है वो रिलेशन में। ये है हमारी संस्कारी शिक्षा, सेकंड हाउस। ये चौथा भाव घर के सुख का, आराम का, यहाँ से की हुई शिक्षा आपके दशम भाव कर्म को देखती है। तो यहाँ आपकी शिक्षा की नींव पड़ती है कि आपको यहाँ शिक्षा अच्छे से करनी है, किस तरफ जाना है वो यहाँ आपकी पढ़ाई तय कर देती है। फिर हम ग्रेजुएशन, आजकल हम पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी इस हाउस से देख लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहाँ से दिखती है। तो शिक्षा यहाँ की ग्रेजुएशन, उसका संबंध यदि कर्म भाव से हो तो व्यक्ति उसी प्रकार के काम करेगा जिस प्रकार की उसने शिक्षा ली है। एजुकेशन जैसी उसने ली है, अगर उसका संबंध कर्म भाव से हो जाए, लाभ से हो जाए और सेकंड हाउस से, क्योंकि ये धन है, ये लाभ है, अपनी पढ़ाई से किया हुआ कर्म और उससे प्राप्त धन और धन से लाभ। जी। सेकंड हाउस का लाभ से 4-10 एक्सिस का संबंध बनता है। यहाँ से लाभ से ये चौथा है, चौथे से ये कर्म है, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा लाभ मिलेगा। जी। लाभ का सुख मिलेगा, ये लाभ का सुख आपका यहाँ पर पैसा। जी।
11वें से लाभ भाव से चौथा भाव ये, यानी लाभ का सुख आपको पैसे द्वारा। जी ठीक है। जी अब मैं आपको शिक्षा देने वाले ग्रह कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। बुद्धि और ज्ञान का कारक बुध और बृहस्पति कहे गए हैं। अच्छी शिक्षा इन दोनों के संगम से और ज्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि बृहस्पति विवेक है और बुध बुद्धि है। बुद्धि खराब हो सकती है, लेकिन विवेक का संबंध मिल जाए तो बुद्धि अच्छे से काम करती है, सोच समझ के काम करती है। तो बृहस्पति और बुध का जो संगम है वो बुद्धि को और बढ़ा चढ़ा कर देता है। फिर यदि ये संबंध केंद्र और त्रिकोण का हो जाए तो इसे कहते हैं सोने पर सुहागा, यानी एक अच्छी उत्तम शिक्षा ऐसे जातक की होगी, इसकी तरफ हमें इशारा मिलता है। जी अब हमारे पास कुछ ग्रह जो तकनीकी शिक्षा देते हैं, टेक्निकल एजुकेशन, उनमें है मंगल, शनि, राहु केतु और सूर्य। सूर्य यदि इन मंगल, शनि, राहु केतु के साथ शामिल हो जाए तो टेक्निकल शिक्षा देगा। यदि नॉन टेक्निकल एजुकेशन वाले ग्रहों के साथ शामिल हो जाए तो नॉन टेक्निकल शिक्षा देगा। जी क्योंकि राजसिक ग्रह है, ऐसा ग्रह आपकी शिक्षा को जहां भी होगा उसको अच्छा कर देगा, उसमें एक क्या कहते हैं लेवल अच्छा भर देगा। सूर्य के होने से शिक्षा का स्तर अच्छा हो जाता है। जी तो ये हमारे टेक्निकल ग्रह मंगल, शनि, राहु, केतु यदि दूसरे से 5वें भाव में हो तो आपकी एजुकेशन टेक्निकल हो। यदि दूसरे से 5वें में बुध, बृहस्पति, शुक्र हो और सूर्य हो तो एजुकेशन नॉन टेक्निकल हो। अब आप कहेंगे दोनों हो, यानी मंगल भी हो शुक्र भी हो, ऐसा भी हो सकता है, तो इसको अर्ध टेक्निकल एजुकेशन बोलेंगे। मतलब आप कहेंगे सेकंड हाउस से लेके 5th हाउस तक के बीच बच्चा में। पढ़ाई करता है जिसमें थोड़ा बहुत टेक्निकली वर्क भी रहता है। जी कि शिक्षा ली या एजुकेशन तो उसकी नॉर्मल रही, लेकिन टेक्निकल काम कर रहे हैं ऑटोमोबाइल वाले। कुछ आपने देखे होंगे सड़क पे पंचर लगाने वाले, उनकी एजुकेशन नहीं है लेकिन काम टेक्निकल है। ठीक है ना, एजुकेशन नहीं है, नहीं काम टेक्निकल है। पंचर लगाना, हवा भरना, इसमें कुछ तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल उसमें शामिल हो। जी अब ग्रहों से जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है वो मैं आपको बताती हूँ। जो नॉन टेक्निकल, टेक्निकल और सेमी टेक्निकल जिसको बोलते हैं, वो हमें ग्रह कैसी किस प्रकार से देते हैं। सूर्य है, टेक्निकल एजुकेशन देगा तो राजनीति शास्त्र में ले जाएगा। सॉरी, नॉन टेक्निकल होगा तो राजनीति शास्त्र में ले जाएगा। सेमी टेक्निकल होगा तो आपको अकाउंट्स की तरफ ले जाएगा, आपका गणित अच्छा कर देगा। अकाउंट्स वालों में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों आती हैं। जी क्योंकि उन्हें कंप्यूटर पे काम करना होता है जो टेक्निकल है, लेकिन जो पढ़ाई है वो टेक्निकल नहीं है। लिखना पढ़ाना वो कोई टेक्निकल नहीं है। जी तो बुध यदि शामिल हो जाए जैसे, तो व्यक्ति क्या करता है, पेपर का वर्क ही करता है केवल उसमें, अकाउंट्स में अकाउंट्स असिस्टेंट बन जाएगा। ठीक है। और यदि टेक्निकल के साथ हुआ सूर्य तो आपको भौतिक शास्त्र, इलेक्ट्रिसिटी में, मैकेनिकल में काम दिलाएगा। आईटी सेक्टर सूर्य के हाथ में है। तो यानी आप कह रहे हैं कि सूर्य के हाथ प्रकाश देता है, सूर्य प्रकाश देता है। जी, तो यानी कि सूर्य का समय, हाँ जी, हाँ मैं ये पूछ रहा था कि जैसे सन यहाँ पर जो टेक्निकल प्लेनेट आपने बताए हैं, सैटर्न, राहु, मंगल,
इनके साथ हो तो टेक्निकल वगैरह देगा, नहीं तो फिर अगर नॉन टेक्निकल के साथ है बिल्कुल जुपिटर। बिल्कुल, इसीलिए मैंने पहले आपको वो ग्रह बताए कि जो टेक्निकल है और नॉन टेक्निकल। जी जी जी, तो ठीक है। किसके साथ होगा? दोनों के साथ है तब भी, दोनों के साथ नहीं है तब भी, जी अकेला है तब भी। जी ठीक है, ठीक है। इसीलिए मैं वन बाय वन बता रही हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। जी ठीक है। हम ये जो मैं बता रही हूँ इनको उन ग्रहों के साथ जोड़ के ही देखना है। जी सभी ग्रह टेक्निकल नॉन टेक्निकल तभी बनेंगे जब वो इन ग्रहों के साथ जुड़ेंगे। जी बट हमें ये देखना है कि ये ग्रह जो है वो कब टेक्निकल और कब नॉन टेक्निकल हो जाते हैं। क्योंकि सभी ग्रह जो है, ऐसा तो नहीं है सारे ही ग्रह नॉन टेक्निकल बैठे होंगे या सारे ही टेक्निकल बैठे होंगे। ठीक है ना, ग्रह तो मिक्स बैठते हैं। जैसे चंद्रमा है वो नॉन टेक्निकल ग्रह है, लेकिन मंगल के साथ शनि के साथ हो गया तो टेक्निकली आ जाएगा। तो हम वहां जोड़ के देखेंगे, वो एक उसमें देखना पड़ेगा। जी और संबंध भी हमें जो भाव मैंने बताए हैं, दूसरा, चौथा और पांचवा, शिक्षा के लिए ये भाव। चंद्रमा जो नॉन टेक्निकल अगर देगा तो संगीत की तरफ, फाइन आर्ट्स की तरफ, कला की तरफ ले जाएगा। और यदि सेमी टेक्निकल होगा, नर्स, कंपाउंडर या मेडिकल लाइंस में ले जाएगा। आप ये कह सकते हो मेडिकल लाइन में किसी हॉस्पिटल में काम करने वाला किसी भी प्रकार का पर्सन वो मेडिकल लाइन में आ जाता है। ठीक है ना, जी वहां पे जो आपने देखे होंगे कुछ ऐसे होते हैं जो ब्लड देना, मशीन लगानी है या गैस सिलेंडर लगाना है, तो उनमें कोई एजुकेशन नहीं होती कोई बहुत ज्यादा, या उन्होंने डॉक्टरी नहीं की हुई है, बट उनको ये चीजें पता है कि कैसे करना है। जी वो एक आपको हेल्पर मिलते हैं, तो वो सेमी टेक्निकल में आ जाते हैं। और मेडिकल लाइन क्योंकि वो हॉस्पिटल में है तो उसको मेडिकल लाइन में ही बोलेंगे। जी चंद्रमा के साथ यदि शुक्र आ जाए और वो मेडिकल लाइन में जा रहा है तो आप कहेंगे शुक्र और चंद्रमा का मेडिकल लाइन में काम करने का क्या कुछ समझ नहीं आता। लेकिन फैब्रिक, वहां जो कपड़ा देने वाले, उनकी ड्रेस देने वाले, जो पर्दों के एक कोड कलर होता है, व्हाइट बेडशीट, व्हाइट ये वो, वहां पे भी तो आते हैं। राइट। वो सब मेडिकल में आ गया। और यदि चंद्रमा टेक्निकल ग्रहों के साथ होगा तो रसायन शास्त्र और डॉक्टरी में लेके जाएगा। डॉक्टरी के लिए चंद्रमा का पीड़ित होना बहुत जरूरी है। पीड़ित होना मतलब अफ्लिक्टेड होना चाहिए। यस, चंद्रमा का अफ्लिक्टेड होना चाहिए, तभी वो डॉक्टरी की तरफ ले जाएगा। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। आपका मन पीड़ित होता है, आप किसी के दुख दर्द को समझ पाते हो, किसी के दुख को देख के आपके मन को पीड़ा पहुंचती है तो आप उसकी सेवा करते हो। इसलिए चंद्रमा डॉक्टरी में अगर किसी को जाना है तो उसका चंद्रमा पीड़ित होना चाहिए। उसकी कुंडली में चंद्रमा चाहे 12वें घर में हो तो भी वो पीड़ित माना जाएगा, 8वें घर में हो तो भी पीड़ित माना। जी ड्रैगन मून भी पीड़ित माना जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है चंद्रमा के बाद मंगल। मंगल नॉन टेक्निकल हो तो तर्क शास्त्र से संबंधित काम कराएगा, क्योंकि मंगल बेसिकली टेक्निकली ग्रह में है। लेकिन ज्यादा असर अगर कुंडली में नॉन टेक्निकल ग्रहों का हो और सिर्फ अकेला मंगल वहां हो तो वो तर्क शास्त्र की तरफ आपको ले जा सकता है। तर्क शास्त्र कौन करते हैं? एक तो लॉयर भी होते हैं जी, वो भी तर्क शास्त्र, तर्क करता है ना वो, तो वो लॉयर भी हो सकते हैं। जी नॉन टेक्निकल में तर्कशास्त्र और सेमी टेक्निकल में मैकेनिकल टेक्नीशियन जो होते हैं उस काम की तरफ ले जाते हैं।
टेक्निकली प्रॉपरली वो इंजीनियर बनाता है, मंगल इंजीनियर बनाता है। बुध यदि नॉन टेक्निकल होगा तो अकाउंटेंसी, पत्रकारिता, ज्योतिष में भी ले जा सकते हैं क्योंकि सूर्य और बुध दोनों ही अकाउंटेंसी के कारक माने गए। जी। अकाउंट से रिलेटेड बुद्धि लगती है बहुत ज्यादा उसमें। तो यदि आपका बुध अच्छा होगा तो आप अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं। सूर्य के साथ साथ बुध भी देखा जाएगा। सेमी टेक्निकल में टेक्निकल अकाउंटेंसी आती है। टेक्निकल अकाउंटेंसी हेलो, तो बुध हमारा नॉन टेक्निकल होगा तो अकाउंटेंसी, राइटिंग, पत्रकारिता मतलब लिखने के काम में भी वो सहायता करता है, ज्योतिष भी बनाता है। बुध का संबंध शुक्र के साथ हो जाए तो वो आपको कवि भी बना सकता है। जो कविता पोइट्स वाले होते हैं उसमें शुक्र और बुध का संबंध होता है। जी। बुध क्योंकि राइटिंग करवाता है और शुक्र आपको कविता उसमें ले जाता है। जी। नॉन टेक्निकल में जो है वो टेक्निकल अकाउंटेंसी, जैसे आपको टैक्स वगैरह भरने हैं, टैक्स जिसमें आप इसमें जाते हैं कि टैक्स डिपार्टमेंट में जाके काम करना और विद कंप्यूटर से भी जो करते हैं वो टेक्निकल अकाउंटेंसी है। जी। जो अकाउंटेंट होते हैं उनको मालूम है। और टेक्निकली में उच्चतर अकाउंटेंसी, दैट मीन्स उच्चतर अकाउंटेंसी आपने देखा होगा आईटी डिपार्टमेंट में, या जो लोग ये होते हैं छापामारी में अकाउंट्स के खाते, बही खाते, हिसाब किताब देखने वाले, ये होते हैं हाई लेवल के अकाउंट जी। जो आपको सरकारी कामों में छापा डलवाते हैं और टेक्निकली वर्क करते हैं फिर वो प्रॉपरली। ठीक है। बृहस्पति यदि नॉन टेक्निकल हो तो आपको वेदों का ज्ञाता बनवाता है, शास्त्रों वेदों का ज्ञाता और साहित्यकार, ये आपको बृहस्पति देता है। यदि इसमें सेमी टेक्निकल आ जाए तो दर्शन शास्त्र और साइकोलॉजिस्ट बना, मनोविज्ञान, अच्छा साइकोलॉजिस्ट जो बनते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट में भी थोड़ा बहुत टेक्निकल वर्क आता है, उनको करना पड़ता है, कुछ उनको लोगों से निकलवाने के लिए कुछ प्रयोग भी करने पड़ते हैं हाई लेवल के। और टेक्निकली हो तो मैनेजमेंट देगा आपको, एचआर संबंधी उच्च किस्म का प्रबंधक जो होते हैं वो आपको गुरु की कृपा से मिलते हैं। एचआर के जितने भी काम होते हैं वो बृहस्पति के थ्रू होते हैं। डायरेक्टर हो, एचआर हो, इस तरीके का लेवल आपको बृहस्पति देता है जब वो टेक्निकली ग्रहों के साथ आ जाए। जी। शुक्र होगा यदि नॉन टेक्निकल तो आपको डांस, म्यूजिक, चिकित्सा, कला इसमें ले जाएगा। और सेमी टेक्निकल होगा तो होटल मैनेजमेंट के काम, टूरिज्म के काम, ट्रैवलिंग के, उसमें ले जाएगा। टेक्निकली होगा तो कंप्यूटर एनिमेशन, ग्राफिक्स, फोटोग्राफी, इसमें सबसे ज्यादा शुक्र का हाथ होता है। डिजाइनिंग वर्क जी। बुध के साथ मिलके ये और अच्छा हो जाता है डिजाइनिंग में भी। अगर ये टेक्निकल ग्रहों के साथ शुक्र और बुध मिल जाए तो बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बन सकता है। जी। जो आर्किटेक्ट होते हैं उनमें भी कॉम्बिनेशन मिलते हैं टेक्निकल वाले। जी। शनि जो है नॉन टेक्निकल होके प्राचीन विद्या, पुरानी विद्याओं का ज्ञान देता है। श्रमिक कानून यानी लेबर लॉ के लिए पढ़ाई देता है, कानूनी पढ़ाई, ये शनि का काम है। सेमी टेक्निकल होने पर वो मैकेनिकल कार्य देता है और भूगर्भ शास्त्री, साइंटिस्ट भी बना सकता है।
टेक्निकल हो तो इंजीनियरिंग में शनि के साथ मिलके मंगल और शनि दोनों मिलके काम करते हैं। अकेला मंगल इंजीनियर नहीं बना सकता, शनि का साथ जरूरी है जी क्योंकि रोड, कंक्रीट, पत्थर ये शनि है, उसमें टलने वाला, ट्रैवल करने वाला, काम जो करना है वो मंगल है। जी राहु जो होता है नॉन टेक्निकल हो तो आपको रिसर्च के वर्क देता है, साइकोलॉजिस्ट में रिसर्च, इस तरीके के काम आपको राहु देता है। सेमी टेक्निकल हो तो आपको पायलट बना सकता है, एयर होस्टेस के काम दे सकता है, हवा में उड़ने वाले काम, हवा से रिलेटेड काम, एयर बेस के काम। और टेक्निकल होगा तो अंतरिक्ष इंजीनियर भी बना सकता है, जी हवाई जहाज बनाने वाले कामों में आपको लगा सकता है, या अंतरिक्ष विज्ञानी बना सकता है, उनके लिए राहु बहुत अच्छा होता है। जी और राहु आपको नेता भी बनाता है क्योंकि बातों में बहुत अच्छा है। वो बुध के साथ मिल जाए और सूर्य और बुध, राहु तीनों मिल जाए तो आपको उच्च किस्म का नेता बनाता है। लुभावनी बातें जो नेता करता है, लोगों को बहकाना, उनको सपने दिखाना, ये राहु का काम। जी केतु जो है वो आपको भाषाओं का ज्ञान देता है, यदि वो नॉन टेक्निकल हो तो आपको अनेक भाषाओं का ज्ञान देता है। सेमी टेक्निकल हो तो भाषा विशेषज्ञ बना देता है। आपने देखा होगा कई लोग ट्रांसलेटर होते हैं, इस तरीके के दूसरी भाषा की ट्रांसलेशन करना, इस तरीके के काम आपको केतु की सहायता से मिलते जी हैं। केतु का संबंध आता है तो मिलते हैं। और टेक्निकल हो जाए तो कंप्यूटर में आपको अच्छे विशेषज्ञ की तरह दे सकता है। मौसम विज्ञानी भी ये टेक्निकल होने पर केतु बना। जी तो ये हमारी ग्रहों द्वारा शिक्षा प्राप्त का हो गया। अब ग्रह से मतलब शिक्षा से संबंधित वर्ग कौन से हैं उसका मैं बताती हूँ। अभी तक हमने भाव देखे, ग्रह देखे, ग्रहों के साथ टेक्निकल, नॉन टेक्निकल ग्रह और वो क्या देते हैं, किस तरीके की शिक्षा देते हैं। अब हम देखेंगे कि कुंडली में कौन से वर्ग हैं जो हमें देखने चाहिए शिक्षा के लिए। जैसे हम शादी के लिए नवांशा देखते हैं, ऐसे ही कुंडली में शिक्षा देखने के लिए भी नवांशा के दूसरा, चौथा, पांचवा भाव देखना चाहिए। और साथ में D24 जिसको चतुर्विशांश कहा जाता है, चतुर्विशांश कुंडली जिसे D24 हम के नाम से भी जानते हैं, उस कुंडली से आपको पता लगता है कि आपकी शिक्षा किस प्रकार रहेगी। लेकिन चतुर्विशांश के लिए आपको जन्म का समय एकदम सही मालूम हो तभी उसको यूज कर सकते हैं। जी एग्जैक्टली टाइम होगा क्योंकि 1 डिग्री 11 मिनट पे कुंडली बदल जाती है। D24 की 1 डिग्री 11 मिनट पे कुंडली बदल जाती है। इसलिए हमें D24 को तभी खोले जब आपको 100% हो कि हमारी जो बच्चे का जन्म का समय है वो बिल्कुल ठीक है। जी ठीक है। किसी भी वर्ग से हम शिक्षा कैसे देखेंगे? शिक्षा देखने के लिए जन्म कुंडली के पंचम राशि पंचमेश को चतुर्विशांश में देखेंगे। अगर वो शुभ भावों में होगा या चतुर्विशांश से पंचम पंचमेश अच्छे भावों में होगा तो शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। जी ऐसे ही नवांश में यदि पंचम भाव पंचमेश से बुध के अच्छे संबंध, पंचम भाव पंचमेश से बुध के संबंध अच्छे हो तो शिक्षा अच्छी होती है। इसके अतिरिक्त D24 के लग्नेश, पंचमेश और गुरु जिस भाव के स्वामी हैं, उनकी जिस भाव के स्वामी हैं उन ग्रहों की अवस्था को जन्म कुंडली में देखें कि उनकी अवस्था कैसी है, शुभ है या अशुभ है।
उससे आपको पता लगेगा कि इस व्यक्ति की शिक्षा किस स्तर की होगी। शिक्षा का स्तर पता लगता है। जी आई होप मैं समझा पा रही हूँ मोहित जी, आपको समझ आ रहा है तो बहुत मुझे लगेगा दर्शकों को भी समझ आ जाएगा। नहीं, बहुत क्लियरली, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आप समझा रहे हैं। मुझे लगता है जो भी सुनेगा उसको एकदम उसकी इट विल गो डायरेक्टली इनटू देयर हेड। जी, एक साथ अच्छी शिक्षा के लिए दूसरे, चौथे, पांचवें, नौवें और 11वें भाव का बलि होना आवश्यक है, क्योंकि दूसरा भाव जन्म से संस्कार का भाव, चौथा भाव इंटर की शिक्षा, फिफ्थ हाउस हायर एजुकेशन यानी जिसके द्वारा हम नौकरी या व्यवसाय करते हैं, नवम भाव भाग्य में पढ़ाई हायर एजुकेशन से ज्यादा मिलती है, नाइन्थ हाउस आपको जिसकी पढ़ाई छूट गई हो, शादी के बाद भी पढ़ाई शुरू करनी हो तो नाइन्थ हाउस की दशा आपको वो पढ़ाई शुरू करवा देती है, या जिसको डीलिट करनी हो, डीलिट या पीएचडी, वो आपको नाइन्थ हाउस से पढ़ाई आगे दे देता है। पीएचडी या उससे आगे की पढ़ाई के लिए हम नवम भाव को देखते हैं। और 11वां भाव बली हो तो पढ़ाई के बाद कमाई से लाभ हो जाता है, यानी आपको उस पढ़ाई से लाभ प्राप्ति होती है। जी पंचम से 7वां है, क्योंकि यदि कुंडली में चौथा, नौवां, 11वें भाव का संबंध हो, चौथे, नौवें और 11वें यानी घर का सुख, भाग्य भाव और लाभ, तो व्यक्ति किताबी कीड़ा होता है, पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा, वो किताबी कीड़ा हो। हालांकि हो सकता है उसकी पढ़ाई बड़ी साधारण हो, उसका स्तर इतना अच्छा ना हो, लेकिन पढ़ने में वो बहुत ज्यादा होता है। जी यदि 6, 10, 11 का संबंध हो, छठा भाव नौकरी का, 10वां भाव कर्म का, 11वां लाभ का, और उसमें यदि 8वां भाव जुड़ जाए, ऐसा व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बन सकता है। और वो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी होगा, क्योंकि उसमें छठा भाव जुड़ गया, पढ़ाई के साथ छठा भाव जुड़ गया। जी चौथा, 8वां, 9वां, 11वां और 12वां भाव, चौथा सुख का, 8वां छुपी हुई विद्या, 9वां भाग्य और दूर की पढ़ाई, 11वां लाभ और 12वां विदेश भाव। ऐसा व्यक्ति साइंटिस्ट हो जाता है, ऐसा व्यक्ति खोजी होता है, साइंटिस्ट खोजी होते हैं। रिसर्चर जितने भी होंगे उसमें अष्टम भाव शामिल होगा, या वो राजदूत हो सकता है, आईएफएस ऑफिसर हो सकता है, जी क्योंकि अष्टम भाव उसको छिपी हुई विद्या देता है, लोगों से छिपाने की टेक्निकल एजुकेशन भी देता है। जी कैसा व्यक्ति किसी हिडन सर्विसेज लाइक जैसे सीआईडी, राजदूत, मैंने बोला राजदूत, गुप्तचर। ओके ठीक है। 12th हाउस क्योंकि उसमें उसे व्यय भी करना पड़ता है, ऐसे कामों में उसे पहले व्यय करना पड़ता है, मिलता बाद में है, कि उसे छुप के काम करना है, कब कहाँ क्या व्यय करना है उसे किसी को बताना नहीं है पहले, कि मैं कोई सामान किस लिए ले रहा हूँ। जी राइट, तो ऐसे व्यक्ति के लिए 8वां भाव और 12वां भाव शामिल हो जाए तभी आईएफएस की पढ़ाई होगी। उसमें भी बृहस्पति का शामिल होना जरूरी है, या पंचमेश का शामिल होना जरूरी है। यदि पंचमेश शामिल नहीं है तो वो आईएफएस नहीं बनता, क्योंकि पंचमेश ही वो पढ़ाई है जो शुरुआत देती है ग्रेजुएशन से आगे। जी ठीक है, पंचम भाव क्रिएटिविटी देता है, इसमें बुद्ध भी शामिल होना चाहिए। बुद्धि ऐसे लोगों की तेज होगी तभी तो वो कर पाएगा ना कुछ। जी बुद्ध बाधक होगा तो पढ़ाई तो ठीक होगी पर औरों से पीछे रह जाएगा, कंपटीशन में हार जाएगा। इसलिए बुद्ध शामिल होना चाहिए। जी अब कुछ एक उदाहरण दे रही हूं मैं कि इंजीनियर कैसे देखे या डॉक्टर कैसे देखे, जरा सबको थोड़ा देखने में आसानी हो जाए, ताकि बहुत ज्यादा तो मैं उदाहरण नहीं दे पाऊंगी क्योंकि
हमारे यहाँ तो प्रोफेशन ही बहुत है, अनलिमिटेड है। तो हाँ सबके तो देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जो बच्चे चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, उनके लिए जरा मैं दे। जी इंजीनियर की शिक्षा टेक्निकल एजुकेशन है, यानी चौथा और पांचवें भाव के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, तभी टेक्निकल एजुकेशन होगी। जी दशम भाव से टेक्निकल ग्रहों का संबंध होना चाहिए। यदि शिक्षा का संबंध शनि मंगल से हो तो वो सिविल इंजीनियर बनाएगा। मैंने वो पहले भी आपको बताया, शनि मंगल इंजीनियर बनाते हैं। शिक्षा का संबंध शनि मंगल से हो, सिविल इंजीनियर बनाएगा, जैसे सड़कें, पुल निर्माण, भवन निर्माण इत्यादि काम करवाएंगे। ठीक है। इसके अतिरिक्त हमें अमात्य कारक ग्रह को भी देखना है। यह सबसे बड़ा कारक होता है यह देखने का कि व्यक्ति किस प्रकार की इंजीनियरिंग करता है। अमात्य कारक ग्रह कार्य का प्रकार और कार्य किस विषय से संबंधित करेगा, इसमें सहायक होता है। जी आई थिंक अमात्य कारक सभी जानते हैं। जी ग्रहों में जिसकी डिग्री सबसे अधिक हो वो आत्मकारक और उससे कम डिग्री वाला अमात्य कारक कहा जाता है। जी सूर्य के साथ पंचम और दशम का संबंध टेक्निकल ग्रह से हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनाते हैं। ओके। जी कुछ इंग्लिश में था। कंप्यूटर इंजीनियर के लिए बुध और केतु का संबंध हो तभी वो कंप्यूटर वर्क से संबंधित वर्क बनाता है, जी क्योंकि बुध सेमी टेक्निकल एजुकेशन देता है। उसके साथ केतु आ जाए तो कंप्यूटर इंजीनियर बना देगा। कंप्यूटर डिजाइनिंग करना, कंप्यूटराइज ग्राफिक्स बनाना, इसमें शुक्र शामिल हो जाए तो वो ऐसे काम ग्राफिक्स बनाने के भी कर सकते हैं। जी बुध और शुक्र का संबंध टेक्निकल ग्रहों या पंचम और दशम के साथ हो तो वो ड्राफ्ट्समैन बनाता है। इंजीनियरिंग में ड्राफ्ट्समैन भी होते हैं जिसके लिए ब्लूप्रिंट बनते हैं, आपने देखा होगा। जी तो ब्लूप्रिंट जो बनते हैं, ड्राफ्ट्समैन जो बनते हैं, उसमें टेक्निकल ग्रहों के साथ बुध और शुक्र का संबंध आना चाहिए। जी शुक्र का संबंध टेक्निकल ग्रहों के साथ हो तो वो आर्किटेक्ट भी बनाता है, क्योंकि उसमें डिजाइनिंग आ जाती है। जी और एक चीज का ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की पढ़ाई हो उसका संबंध दूसरे और 11वें से जरूर हो। पढ़ाई तो हो गई, कमाई कहाँ से होगी? दूसरा भाव और 11वां भाव। मैंने पहले ही बोला, ये आपको लाभ का सुख है जो धन से मिलता है। जी ठीक है। तो हमारे ये जो संबंध मैंने बताए हैं अलग अलग इंजीनियरिंग की शिक्षा के कैसे मिलते हैं। कुंडली में डॉक्टर कैसे देखेंगे? डॉक्टर के लिए पंचमेश का दशम भाव से संबंध देखेंगे। बीमारी क्योंकि हम छठे भाव से देखते हैं, और तीसरा भाव जो है वो अष्टम से अष्टम है। तो छठा, तीसरा भाव, 11वें भाव का संबंध दशम भाव से। 3, 6, 11 उपचे घरों का संबंध छठे घर से हो तो वो नौकरी स्टेप बाय स्टेप करवाई दे। जी डॉक्टर की पढ़ाई क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है, एक बार में पूरी नहीं होती डॉक्टर की पढ़ाई, आपको बीच में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जी तो स्टेप बाय स्टेप उच्च भावों से संबंध हो तो हो जाता है। छठे भाव का 12वें भाव से या उच्च भाव से संबंध हो तो डॉक्टरी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। उच्च भाव 3, 6, 11। ठीक। फिर बृहस्पति का संबंध अवश्य हो, क्योंकि बृहस्पति वो कार्य करता है जो दवा के नाम पर जहर देता है। आपने वो गाना सुना है, जो दवा के नाम पे जहर ले उसी कारागर की तलाश है। सही ये बात। वो बृहस्पति है, समझ लीजिए। ये बृहस्पति जो इंसान को ठीक कर देता है, मृत्यु तुल्य संबंध में भी कई बार जिंदा कर देता है। जी बृहस्पति की दृष्टि जिंदा करने वाली है, क्योंकि इसी में वो ताकत है, इसी में वो गुरु की क्षमता है कि वो गुरु का संबंध आ जाता है।
शुभ दृष्टि सबसे अधिक मानी गई। तो ऐसा बृहस्पति जो पंचमेश, दशम, दशमेश, लगन, लग्नेश और द्वादश भाव के बीच में संबंध बनाए जी, ये सभी संबंध चंद्रमा से भी देखने होंगे। लगन से भी, चंद्रमा से भी बन जाए तो भी वो डॉक्टरी हो जाएगी। मान लो लगन से नहीं है, चंद्रमा से है तो भी डॉक्टरी हो जाती है। चंद्रमा से भी पंचम, दशम, दशमेश, लगन, लग्नेश और 12वें भाव का संबंध और उच्च भाव का संबंध। ठीक है। डॉक्टर की पढ़ाई के लिए कुंडली में चंद्रमा का पीड़ित होना आवश्यक है। ये आपको मैंने पहले भी बोला है, क्योंकि चंद्रमा मन है, मन की पीड़ा जो दूसरों के दुख दर्द को समझने में सहायक है। फिर सूर्य का संबंध, डॉक्टर के लिए सूर्य का संबंध होना अच्छा है। सूर्य और केतु मिलकर बहुत अच्छा डॉक्टर बना, क्योंकि वो टेक्निकली एजुकेशन में भी आ जाते हैं। दूसरा, सूर्य के पुत्र जो है वो अश्विनी कुमार है। अश्विनी कुमार जो कि केतु नक्षत्र जो है अश्विनी, उसके स्वामी है। केतु अश्विनी नक्षत्र के स्वामी है। तो केतु और सूर्य का संबंध हड्डियों के डॉक्टर के लिए बहुत अच्छा है। मंगल के साथ मिल जाएगा तो सर्जन बना देगा जी। उसके बाद आती है दशा। तो डॉक्टरी पढ़ाई के लिए जितने भी भाव मैंने बोले हैं उनकी दशा आनी चाहिए। यदि पढ़ाई के समय में उन भावों की दशा आ जाए तो डॉक्टर बन सकते। यहाँ दशा का संबंध बहुत जरूरी जी। तीसरा, चौथा और चंद्रमा भाव पीड़ित होना चाहिए। तो चंद्रमा कैसे पीड़ित होता है? चंद्रमा अशुभ ग्रह के साथ हो, 6, 8, 12 में हो, नीच का हो, तो ये चंद्रमा पीड़ित कहलाता है। फिर सूर्य, नवांश और दशा, इन तीनों को देखेंगे। इन तीनों का संबंध आ जाए तो डॉक्टर बनने के पक्के पक्के चांसेस होते हैं जी। नवांश में भी लगन चार्ट की तरह ग्रहों और भावों को देखेंगे, इससे हमें कंफर्म हो जाता है। स्पेशली 12वें भाव को, 12वें भाव का संबंध, क्योंकि हॉस्पिटल से संबंध बना जी। और कमाई के लिए फिर से कहूंगी दूसरे और 11वें भाव का संबंध जरूर देख ले, नहीं तो ये काम केवल चैरिटी के लिए होकर रहता है। ठीक है। हाँ, डॉक्टर बन के भी चैरिटी करें। आईएफएस की पढ़ाई या सीक्रेट सर्विस की पढ़ाई और फिर नौकरी के लिए किसी को भी सीक्रेट सर्विस का कार्य करना हो, जैसे पुलिस, सरकारी राजदूत, जासूस, गुप्तचर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो इन सब से संबंधित पढ़ाई के लिए हम पंचम पंचमेश का अष्टम भाव से संबंधित है। यदि पंचम का संबंध नहीं होगा तो व्यक्ति चोरी के काम करेगा जी। चोरी के कामों में ही वो कमाई ढूंढेगा। इसके साथ 12वें भाव का संबंध होना जरूरी है, क्योंकि सीक्रेट सर्विस में कुछ काम है जहां हम कुछ व्यय करते हैं। और 12वां भाव पंचम से अष्टम है, इसलिए भी पढ़ाई से अष्टम, लगन से अष्टम, इनका संबंध देखें तो आपको सीक्रेट सर्विस के कार्य करवा देंगे जी। लगन से अष्टम, पंचम से अष्टम और 12वां भाव। एक कुंडली है आईएफएस की पढ़ाई के लिए, जल्दी से बता देती हूँ। मेरे को लगता है लास्ट टाइम लोग बोर हो गए थे, कह रहे थे लंबी होती है मेरी जरा, इसलिए लगन से अष्टम बुध एक कुंडली है। ये लगन से अष्टम बुध है। चंद्रमा से अष्टम जो है हम देखेंगे, चंद्रमा से अष्टम मंगल और बृहस्पति भी, क्योंकि बृहस्पति की राशि है। ठीक है। और पंचम से अष्टम शुक्र है। ठीक है। नवांश में भी हम यही कॉम्बिनेशन देखते हैं। इस कुंडली में मंगल और बृहस्पति का राशि परिवर्तन है। आप देखेंगे मंगल बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति मंगल की राशि में, यानी छठे भाव का संबंध आ गया किससे? बृहस्पति का दूसरे भाव का संबंध अष्टमेश बुध को भी देख रहा है और पंचम से अष्टमेश शुक्र को भी देख रहा है। बृहस्पति का संबंध यहाँ आ जाता है, राइट। फिर यहां से बृहस्पति का संबंध दूसरे भाव से भी आ जाता है, लाभ भाव से भी आ जाता है। लाभ का स्वामी भी बुध है। तो इस व्यक्ति का बहुत बड़े जासूस थे। मैं आपको नाम बता देती हूँ, ये व्लादिमीर पुतिन की कुंडली है।
ओके। जी। तो सीक्रेट सर्विस के लिए ये बहुत अच्छी कुंडली है। मैंने पहले नहीं बताई, मैंने कहा एंड में बताऊंगी। सीक्रेट सर्विस के लिए ये ऐसे रिलेशन आप देखें कि दूसरे और उसका संबंध भी बने। ठीक है जी। आईएफएस की पढ़ाई के लगन से अष्टम भाव अपने से किए हुए छिपे कार्य का भाव है, जिससे हमें कोई आय प्राप्त नहीं होती। पंचम से अष्टम भाव किसी और के लिए किया गया कार्य है, जिससे हमें कमाई होती है। ये फर्क है। पंचम पंचमेश, अष्टम अष्टमेश या द्वादश द्वादश का संबंध होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इन तीनों भावों का पंचमेश, पंचम, आठवें और 12वें का बली होना आवश्यक है। और ये भाव कैसे बली होते हैं? लग्नेश का बल देखें, लगन लग्नेश में बल इन भावों के साथ संबंध बनाता है, तो वो इन भावों को बली कर देता है। जी। तो नौकरी की दशा के समय बृहस्पति और शनि की दशाएं भी अवश्य देखें, दशा भी जरूर देखें। जी। शिक्षा का संबंध कर्म से हो तो जातक वही व्यवसाय या कार्य करेगा जिसमें उसने शिक्षा प्राप्त की है या जिस चीज की पढ़ाई की है, उसी से संबंधित कार्य अपनाएगा। यानी पंचम भाव का कर्म से संबंध होगा तो पढ़ाई से रिलेटेड कार्य ही करेगा। ठीक है जी। दूसरा 10वां और 11वां भाव, इनकी अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा आने पर कोई भी व्यक्ति अपना कार्य, नौकरी या व्यवसाय शुरू करता ही है। क्यों? पंचम दूसरा भाव धन का भाव है, दशम भाव कर्म का भाव है और 11वां भाव आपके लाभ का भाव। तो चाहे व्यक्ति पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, इन भावों की दशा आने पे व्यक्ति को व्यवसाय करना ही है। ठीक है जी। चाहे शिक्षा है या नहीं है, लेकिन इन भावों की दशा आएगी तो कोई ना कोई कार्य करके लाभ प्राप्ति करेगा धन से। जी। तीसरे भाव का स्वामी यदि स्वराशि का हो तो पराक्रम अत्यधिक करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को कार्य धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि दशम से ये छठा भाव है। जी। तीसरा भाव 10वें भाव से छठा भाव है। तो यदि व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा तो उसे कार्य से संबंधित लाभ नहीं होगा। शिक्षा से रिलेटेड कुछ योग हैं जो कुछ लोगों के बहुत अच्छे बनते हैं, जैसे बुध आदित्य योग है। इस योग के बारे में सारे ज्योतिषगण या ज्योतिष की जानकारी रखने वाले जानते हैं कि सूर्य और बुध एक साथ हो तो किसी भी भाव में हो जातक बुद्धिमान होता है, लेकिन पंचम भाव में ये योग अति विशिष्ट हो जाता है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में सूर्य पंचम भाव का स्वामी है जी। और बुध छठे भाव का, यानी काम काज से संबंधित भी बुध वहां आ गया, तो व्यक्ति की बुद्धि कार्य के लिए ज्यादा प्रखर हो जाती है। ये रीजन है। छठा भाव उसमें शामिल हो जाता है ना, छठा भाव नौकरी का है तो षष्ठेश उसमें आ गया, तो नौकरी के लिए उसकी बुद्धि ज्यादा कार्य करती है। ऊपर से बुध आदित्य योग, तो व्यक्ति चाहे पढ़े या ना पढ़े उसकी बुद्धि अच्छी हो। जी। शंख योग लगन यदि बलशाली हो, पंचमेश षष्ठेश एक दूसरे से केंद्र में हो। यहां मैं केंद्र में कह रही हूं, सूर्य और पंचमेश षष्ठेश कोई भी ग्रह हो यदि एक दूसरे से 1-4 के रिलेशन में, 1-10 के, 1-4, 1-10, 1-7 के रिलेशन में होंगे, यानी केंद्र में होंगे, तो ये शंख योग का निर्माण करते। ठीक है जी। इसमें एक प्रश्न है मेरा, शंख योग में आपने लिखा यदि लग्न बलशाली हो, हम ये लगन की बात कर रहे हैं, लग्नेश की नहीं। यस, तो लगन बलशाली तभी होता है जब लग्नेश लगन को देखे। जी। कोई भी भाव अब ज्यादा बली होता है जब उस भाव का स्वामी उसको देखे। जी। तभी बनेगा शंख योग। और एक प्रश्न मेरा और है, आपने जैसे इसमें लिखा कि पंचमेश और षष्ठेश एक दूसरे से केंद्र में हो। लेट्स से कि किसी का पंचमेश और षष्ठेश एक ही है, शनि आ रहा फॉर एग्जांपल, तो
तो यानी कि वो पांचवें और छठे भाव से केंद्र में होना चाहिए, तो यानी कि पांचवें से भी या फोर्थ में हो या छठे से भी, फोर्थ 1 4 7 10 में हो। देखो अगर वो छठे में बैठ गया तो वो तो वहां से 12वां हो गया ना पंचमेश उसके लिए। हाँ ओके, और अगर यदि यदि वो पंचम में बैठा तो वो दूसरा भाव उससे दूसरा हो गया, नहीं बन सकता ना शनि के शक्ति योग। ठीक है, तो यानी वर्गो लगन के लिए ये नहीं बनेगा। हाँ, वर्गो लगन के लिए नहीं बनेगा। ठीक है। सरस्वती योग किसी कुंडली में तीसरे छठे आठवें भाव को छोड़कर यदि गुरु शुक्र और बुध लगन से दशम भाव तक एक साथ या अलग अलग हो, यानी लगन से दशम भाव में 6 8 12 भावों को छोड़कर, सॉरी 3 6 8 भाव को छोड़कर, उच्च भावों को और इनको छोड़कर यदि गुरु शुक्र बुध लगन से दशम तक एक साथ हो या अलग अलग हो तो सरस्वती योग बैठ। चाहे गुरु शुक्र एक साथ हो, शुक्र बुध एक साथ हो, गुरु कहीं और हो, दशम में हो, लगन में हो, ठीक है, तीनों अलग अलग होकर पहले दूसरे चौथे पांचवें सातवें नौवें या दशम भाव में हो तो यह योग बनाता है जो एक वीणा की सी शक्ल बनाता है। आप देखेंगे वीणा ऐसी होती जी उड़ी हुई, ठीक है ना। जी चौथे से शुरू करते हैं, 4 5 7 9 10, तो एक वीणा की सी शक्ल होती है, जी ये सरस्वती योग बनाता है। जी। लेकिन अगर इसमें कोई भी एक अगर डेबिलिटेटेड हो या नीच का हो तो क्या योग भंग करेगा वो? उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए जब हम योग बनाते हैं तो उसमें हम ये नहीं देखते डेबिलिटेटेड है या क्या है, हम देख रहे हैं भावों की बात। यहाँ ये योग बनते हैं भावों से, जी इस भाव में ये ग्रह ऐसे बैठे इन सीक्वेंस ऐसा, जी जी ठीक है। जैसे नेहरू जी का बनता है, उनके सारे एक एक घर छोड़ के माला योग बनता है। सारे प्लेनेट 9 प्लेनेट लाइन से 7 प्लेनेट बैठे हुए हैं, किसी भी उसमें हम राहु केतु को नहीं लेते योग। बुध योग जो गुरु लगन में हो, चंद्रमा केंद्र में हो और चंद्रमा से दूसरे भाव में राहु से तीसरे भाव में सूर्य और मंगल हो तो यह योग बनता है। बहुत ध्यान से, गुरु लगन में चंद्रमा केंद्र में, यानी लगन चंद्रमा और गुरु का गज केसरी योग हो, चंद्रमा से दूसरे भाव में राहु हो और राहु से तीसरे भाव में सूर्य और मंगल हो तो यह योग बनता है जी, जिससे जातक को कई विषयों में बहुत प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि राहु बहुत बड़े ज्ञान का दाता है। जी गुरु शुक्र योग जो दो गुरु एक साथ किसी भी भाव में हो, दो गुरु कौन से, गुरु भी एक गुरु कहलाता है और शुक्र भी गुरु कहलाता है। गुरु देवताओं के और शुक्र दैत्यों के, बृहस्पति और शुक्र दोनों गुरु हैं, तो ये दोनों एक साथ किसी भाव में हो तो अच्छी शिक्षा के योग देते हैं। मंगल गुरु किसी भी योग में यदि किसी भी भाव में हो तो मंगल गुरु एक साथ हो तो शिक्षा अच्छी देते हैं, क्योंकि मंगल जो है इंटेलिजेंसी का कारक है। इंटेलिजेंसी मंगल से आती है और आपकी विवेक जो है वो गुरु देता है, ज्ञान गुरु देता है जी ठीक है। तो ये पंचम भाव भावेश या लग्नेश से इन दोनों का संबंध हो तो शिक्षा और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है जी। अब मेरा बस ये लास्ट है कि हमें कई बार कुंडलियों में बड़े अच्छे अच्छे योग बनते दिखते हैं, फिर भी शिक्षा उतनी अच्छी नहीं होती है, उनके फल उतने अच्छे नहीं मिलते। तो उसके लिए हमें देखना होगा क्या उन भावों और ग्रहों से संबंधित बल जो दिखाई दे रहे हैं उस समय उनकी दशा आई, बल तो दिख रहा है। जैसे मैंने अभी बृहस्पति और शुक्र का आपको बोला,
इनकी दशा ही नहीं मिली इनकी, तो आप क्या करोगे? समय पर दशा मिलनी जरूरी है। पढ़ाई के समय पर इनकी दशा मिलेगी तभी ये योग फल देंगे ना। जी ये पढ़ाई से रिलेटेड है, यह योग पढ़ाई से रिलेटेड है। तो आपकी पढ़ाई तभी अच्छी करेंगे जब पढ़ाई के वक्त इन ग्रहों की दशा भी आए, इन भावों से संबंधित जिसमें वो बैठे हैं उनकी दशा भी आए और ट्रांजिट भी हो। जी क्योंकि बहुत से लोगों के बने होंगे, उन्होंने कहना है मैडम ने ये जो बताया ये गलत है, हमारे तो योग बन रहा है पर हमारी तो शिक्षा अच्छी नहीं है। इसीलिए मैं बता रही हूँ दशा सपोर्ट करनी चाहिए। दशा का बहुत बड़ा हाथ है। उचित आयु में उचित दशा और गोचर यदि आ जाए तो वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होगा कि उचित आयु पे ये सब चीजें मिल जाए। जी ठीक है जी जैसे मतलब एक छोटा सा उदाहरण है कि कोई व्यक्ति अपने ग्रेजुएशन की आखिरी परीक्षा दे रहा है, तब लग्नेश की महादशा, पंचमेश की अंतरदशा और दशमेश की प्रत्यंतर दशा हो तो वो व्यक्ति बहुत अच्छे नंबरों से पास। जी दशा आ गई पंचमेश की, ग्रेजुएशन की, कर्म से संबंधित अंतरदशा, तो वो क्यों नहीं अच्छी तरफ ले जाएंगे। जी यहाँ दशा बहुत बड़ा रोल निभाती है। जी अदरवाइज बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी सफलता पर नहीं पहुंच पाते। जी सो अब ये आपने आज हमारा शिक्षा के ऊपर था। आई हो क्योंकि अब स्कूल भी खत्म हो गए हैं, कुछ ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। मेरी यही आशा है कि वो सही चुनाव कर पाए अपने कैरियर के लिए। जी निमी जी, एक प्रश्न मेरे माइंड में और आया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हायर एजुकेशन या फर्दर एजुकेशन फॉरेन से करने के इच्छुक होते हैं, उस केसेस में कौन सी कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर है जो सपोर्टिव है इसके लिए? फिफ्थ लॉर्ड यदि 12th हाउस में है जी तो ग्रेजुएशन उसकी फॉरेन में हो सकती है। ओके यदि 9th में है या 11th में है तो मे बी हॉस्टल में या घर से दूर। उसके लिए उसका 4th हाउस पीड़ित होना आवश्यक है। जी 4th हाउस पीड़ित होना इसलिए जरूरी है क्योंकि घर का सुख खराब होगा तभी तो घर से बाहर निकलेगा। जी व्यक्ति को घर का सुख मिलता है तो वो बाहर नहीं जाता, क्यों जाएगा? सही बात है। तो कुंडली में 4th हाउस का पीड़ित होना और सही समय पर, फिर मैं वही कहूंगी, दशा आना, गोचर और दशा, ग्रह में संबंध बन रहा है फॉरेन जाने का पूरा तो आपका संबंध बन जाएगा, दशा आ जाएगी तो किसी ना किसी तरीके से उसकी पढ़ाई घर से दूर हो जाएगी। फिर यदि 8 का संबंध आ जाए, सपोज 8 का भी संबंध आ जाए तो उसकी 10th और 12th में मार्क्स इतने अच्छे आ जाते हैं, उसकी दशा भी हो कि व्यक्ति को स्कॉलरशिप मिल जाती है। 8th हाउस छिपी हुई इनकम है। बच्चे ने खुद कुछ नहीं कमाया, पापा की इनकम खर्च नहीं हुई, कहाँ से मिली? अपनी पढ़ाई से की हुई इनकम यानी स्कॉलरशिप, ये उसकी इनकम है जो उसने खुद नहीं कमाई, अपनी मेहनत नौकरी करके बजाय पढ़ाई करके जी ये वो इनकम जो पढ़ाई में साथ दे रही। तो स्कॉलरशिप के थ्रू जो बाहर जाते हैं उनका 8th हाउस का संबंध होना जरूरी है। जी थैंक यू। छूट गया अभी बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा सा मैंने ध्यान रखा कि लोगों की शिकायत का कि बहुत लंबी हो जाती है, तो मैंने कहा थोड़ा सा कंट्रोल शायद करना पड़े मुझे, मैं भी बट मेरे को लगता है कि मैं उनको जितना अच्छा दे पाऊँ, जितना मेरा ज्ञान मैं दे पाऊँ, मेरे को दे सकूँ तो दे दूँ। नहीं, आई एम श्योर कि जो आज आपने नॉलेज दी है और स्पेसिफिकली इस टाइम के दौरान जबकि पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने +2 के एग्जाम्स क्लियर किए हैं या जो 10th के बाद शायद अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करने के प्लानिंग में है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये। सो निमित जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस डिटेल डिस्कशन। आपने पूरे विस्तार के साथ हमें बताया कि कुंडली के
किन किन भावों और ग्रहों को देखकर हम बच्चे के एजुकेशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी फील्ड में जाए। आई होप कि आजकल जो ये टाइम है, ड्यूरेशन, दैट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द स्टूडेंट कि वो कौन सी स्ट्रीम ज्वाइन करें, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये डिसाइड करना बेस्ड ऑन देयर हॉरोस्कोप। थैंक यू सो मच निमी जी। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि सबको इससे सहायता मिले और वो अपने बच्चे की अच्छी एजुकेशन की तरफ उनको ले जा सकें या उनके कैरियर के चुनाव करने में उनको सहायता मिले। जी उनको हेल्प मिलेगी तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। उनके लिए ये वीडियो आई होप बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।